होगा मुझे, तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोग्राम में बात करेंगे दो तीन अहम मौज़ूआत पे। एक तो जो पिछले कुछ दिनों से बयानिया चल रहा है खासतौर पे मुस्लिम लीग नून को लेके और पीडीएम को लेके कि मुज़ाहिमत करनी है या मुफाहिमत करनी है, उसकी बाज़गश्त, उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो अभी तक बरकरार है। मुस्लिम लीग नून वजाहत नहीं कर पा रही कि आइंदा उसने करना क्या है, मुज़ाहिमत को आगे लेके चलना है या मुफाहिमत को आगे लेके चलना है। फिर उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल क्या है पीडीएम में और पार्लियामान के अंदर। तो इस वक्त तमाम अपोजिशन 11 जून को जो हुकूमत अपना बजट पेश करने जा रही है तो गवर्नमेंट को टफ टाइम देने का पूरी तैयारी कर रखी है अपोजिशन ने। लेकिन पार्लियामान से बाहर खासतौर पे पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे रोजाना की बुनियाद पर जो है बयानात सामने आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी मुसलसल इनकार कर रही है, जबकि पीडीएम कह रही है कि अगर पीपल्स पार्टी वापस आना चाहती है तो अपनी गलती का इजाला कर दें। मतलब अभी तक एक कंफ्यूजन की सूरत हाल है कि पीडीएम के अंदर क्या होना है, पीपल्स पार्टी ने वापस आना है कि नहीं आना है, और पीडीएम के जो जलसे जुलूस हैं वो कामयाब हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो ये एक बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल है अपोजिशन की आइंदा की स्ट्रेटजी और खासतौर पर मुस्लिम लीग नून की अंदर की जमाती हिकमत अमली को लेके। तो इस पे कुछ सवालात उठाएंगे। और अब चूंकि बजट की आमद है इंतहाई गर्मी के मौसम में, तो जो बजट की गर्मा गर्मी है, क्या अवाम को कोई रिलीफ, कोई सुकून का सांस, कोई ठंडी हवा का झोंका मिलेगा, या अवाम पर चिलचिलाती गर्मी की तरह का एक बजट जो है वो गिरने वाला है? क्योंकि हुकूमत तो कह रही है मुसलसल अपने आदादो शुमार पे, खासतौर पे जीडीपी के और मईशत की बेहतरी के, उस पर हुकूमत कायम है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ अपोजिशन की जमातें अभी तक तस्लीम नहीं कर रही और हुकूमत पे फिगर फजिंग का, यहां तक कि पीपल्स पार्टी ने आज मुआशी टेम्परिंग का इल्जाम लगा दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे। तो ये वो अहम मामलात हैं, अहम इशूज हैं जिन पे आज हम सवालात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास आज बड़े जबरदस्त गेस्ट तीनों बड़ी जमातों से मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं इंतहाई सीनियर काबिल एहतराम मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं राना तनवीर हुसैन साहब, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सरबरा भी हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब और बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ बड़ी जबरदस्त रहनुमा भी हैं, तर्जुमान भी हैं, MNA हैं, पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को मईशत पर बड़ी गहरी नजर और ग्रिप रखती हैं, आलिया हमजा मलिक साहब, वो मौजूद हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बड़ी जबरदस्त रहनुमा और तर्जुमान है शहला रजा साहिबा, सिंध में वजीर भी हैं और वुमेन डेवलपमेंट की वहां पे वजीर हैं, और खासतौर पे मईशत पे और डेवलपमेंट के कामों पे इनकी बड़ी गहरी नजर होती है। राना साहब, पहला सवाल जरा आपसे हो जाए, मुस्लिम लीग नून ने करना क्या है? मुजाहिमत करनी है, मुफाहिमत करनी है, या मुफाहिमत के लिए मुजाहिमत करनी है? करना क्या है नून लीग ने? उससे कुछ बयान को लेके मीडिया, क्योंकि उसके है कोई टाइम गुजारना होता है मीडिया ने और पॉलिटिकल डिस्कशन पे चलते रहते हैं। लेकिन आप अगर हमने बार बार कहा है कि हम तो एक असूल की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट की और रूल ऑफ लॉ की, और साथ ही साथ हम कहते हैं कि जी अदारों को अपने हदूद में रह के काम करना चाहिए और साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। जिसको भी मैंडेट मिले, जिसको वोट मिले, वही वोट वो हुकूमत बनाए और आके अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक, उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी और उसी से इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी। ये लिंक किया हुआ है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ इकोनॉमिक प्रोग्रेस ने। तो उस वक्त तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती जब तक आप एक साफ शफाफ सुथरा इलेक्शन ना करें। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी सीधी सादी बात है, जैसे किसी को भी इनकार नहीं हो सकता, जितने भी हम यहाँ हैं, चाहे PTI है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे कोई भी है, आप है, आप इन सारी चीजों से इत्तेफाक करेंगे। उसको आप जो भी रंग डलने, ये असूल की एक जद्दोजहद है असूलों के लिए कि भाई एक असूल के तहत चलना चाहिए। एक बुक है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके मुताबिक हमें चलना चाहिए। मैं आपको बताऊं, जब ये ट्रंप का वाकया हुआ है, जब इलेक्शन वो हारे हैं, तो उनकी जिद थी कि मैंने नहीं जाना, मेरे साथ ज्यादती हुई है, मैंने व्हाइट हाउस से नहीं निकल। वो प्रेसिडेंट था, आपको पता है, बड़ा पावरफुल प्रेसिडेंट होता है। तो जो वहां पे चीफ थे, सबसे चीफ, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि वी आर कमिटेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो होगा वो हम करेंगे।
اور اسی وقت ٹرمپ نے فیصلہ کیا ہے یو ریمبر کہ اس نے اگلے دن کہا میں خالی کر رہا ہوں. تو کانسٹیٹیوشن تو اتنا ایک ہوتا ہے ایک لیکن رانا صاحب جب یہاں پہ فوج بیان دیتی ہے کہ ہم جمہوریت کے تابع ہیں، ہم آئین کے تابع ہیں اور انہی حدود کے اندر رہتے ہوئے منتخب حکومت کو ہم مکمل سپورٹ کریں گے، تو تب آپ لوگ حکومت کو سلیکٹڈ کے تانے دینا شروع کر دیتے ہیں. لیکن امریکہ کی مثال آپ صحیح کوٹ کر رہے ہیں. نہیں وہ ہر حکومت کے ساتھ جب بھی کسی وقت کوئی اس قسم کا ایشو آیا تو فوج پاکستان کے سربراہان نے یہ بیان دیے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں، حکومت وقت کے ساتھ، اور حکومت وقت جو بھی کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے. لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ آپ فوج کو اندر لے آئیں یا کسی بھی ادارے کو لے آئیں. آپ عدلیہ کی بھی بات کیوں نہیں کرتے؟ جو عدلیہ نے بھی ایک اپنی حدود سے بڑھ کے کام کے کیے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہمیں بالکل بات کرنی چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے تبھی کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ایک پیرامیٹرز دیے ہوئے ہیں. آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ رانا صاحب میرا سوال موڑ دیا. میں نے سوال کیا تھا مزاحمت کرے گی نون لیگ یا مفاہمت کرے گی یا مفاہمت کے لیے مزاحمت کرے گی. لیکن چلیں یہ بتا دیں کہ پارلیمان کے اندر حکومت کی مخالفت کرنی چاہیے یا پارلیمان کے باہر سڑکوں پہ، دونوں میں سے کیا ہونا چاہیے؟ نہیں، دونوں اس وقت جو حکومت ہے اس کی جو پالیسیز ہیں، جو اس کی گورننس ہے، جو اکنامک پالیسیز ہیں یا جس طرح کا ان کا طریقہ کار ہے، جس طرح وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں یا جمہوری اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، بلکہ سارے اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. انہوں نے جو پاکستان کا حال کیا ہے، جو 22 کروڑ عوام اس وقت چیخیں نکل گئی ہیں ان کی مہنگائی سے اور دوسرے معاملات سے، تو اس کے لیے معیشت تو اچھی ہو رہی ہے رانا صاحب. معیشت کی جی ڈی پی دیکھیں 4 پوائنٹ سمتھنگ پہ پہنچ گئی ہے. اس پہ بھی میں آتا ہوں، یہ میں انگریزہ اس پہ بھی آتا ہوں. لیکن یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ پارلیمنٹ کا فورم ہے، اس پہ ہمیں بالکل جس طرح کی بھی پارلیمنٹ ہے، جس طرح کے یہ الیکشن تھے، جس طرح بھی ہوئے، ہم نے وہ لے لیا، اسے بیٹھ گیا، اور ہم نے تو اپنی کوآپریشن تعاون کا بڑھایا تھا، ہاتھ بھی بڑھایا تھا. بشواس صاحب نے باتیں کی، بلاول صاحب نے کہا، زرداری صاحب نے کہا تقریروں میں کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں، آپ اپنے منشور کے مطابق آگے بڑھیں. لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اندر پارلیمنٹ کی جو سپیس ہمیں پارلیمنٹری سپیس ہے وہ اس کو بھی لیں گے، اس میں بھی ہم مزاحمت کریں گے پوری ان کو، جو جہاں بھی ان کی پالیسیز ایسی، جو بجٹ آ رہا ہے، جو اگر عوام کو بجٹ ہوا تو ہم بالکل اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، پوری کی پوری اپوزیشن. اسی طرح باہر ہمارا پی ڈی ایم ایک پلیٹ فارم ہے، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بھی ہم پورا پی ڈی ایم کی جو موومنٹ ہے اس کے ذریعے گورنمنٹ پہ اوپر پورا دباؤ ڈالیں گے. یہ نہیں ہے کہ یہ کہ چاہے پارلیمنٹ میں کرنی ہے یا باہر، یہ یہاں کا لفظ نہیں ہے. جتنی بھی ہم کر سکتے ہیں، چاہے باہر ہم کانسٹیٹیوشن کے رہتے ہوئے اپنے موومنٹ کریں، اپنے کریں اور گورنمنٹ اور کرائیں کہ آپ کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. رانا صاحب کا اسکائپ بھی ذرا ہلکا سا ڈسٹربڈ ہو رہا ہے، تب تک وہ بھی ذرا ٹھیک ہو جائے گا. اکنامک فگرز کے حوالے سے رانا تنویر صاحب کی بات آپ نے سن لی. بجٹ اب بالکل سر پہ آنے والا ہے، کیا تیاری حکومت کی، کیا تیاری اپوزیشن سے نمٹنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہمیں اپوزیشن سے نہیں نپٹنا. ہم آلریڈی، ہمارے لیے یہ کلیئرٹی ہے. ہماری جو چیزیں ہیں، اب ہم اپنی پرفارمنس پہ بات کریں گے، اب ہم عوام کو ریلیف دینے کے اوپر بات کریں گے. اب ہماری چیزیں جو ہم نے عوام کے لیے جو 3 سال ریفارمز کیے اور ان کے جو ریزلٹس آ رہے ہیں، اب ہم عوام تک وہ کنوے کریں گے. چھوٹی سی پولیٹیکل بات کر کے میں اکانومی کی طرف آتی ہوں. اصول کی سیاست کہی گئی، کانسٹیٹیوشن کی سیاست کہی گئی، لیکن ان کی سیاست کیا ہے کہ اسامہ بن لادن سے $10 بلین لیتے ہیں بے نظیر کی حکومت کو گرانے کے لیے. ان کی جمہوریت کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ یہ ڈان لیکس بھی کرتے ہیں. ان کی جمہوریت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ 2013 میں برقعے پہن کر گیٹ نمبر 4 پر بھی جا کر اپنی حکومت کی بھیک مانگتے ہیں. اور ان کی جمہوریت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب لنڈن سے آتے ہیں کہ کرونا پہ ہم بات ہوں گی تو ہم یہاں آ کر سیاست کریں گے. دیکھیں، نہ یہاں پر کوئی بلیم گیم کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی اور چیز. اصل میں یہ کنفیوزڈ پالیسی ہے. آپ اگر مریم بی بی کو دیکھیں، وہ کہتی ہیں جی مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. یعنی مطلب آپ پہلے گریبان پکڑیں گے، پھر آپ پاؤں پکڑیں گے اور پھر آپ گھٹنے پکڑیں گے. تو اس بات کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں. یہ تو پہلے دن سے آئے تھے. اگر تو یہ عوام کے ریلیف کے لیے آتے نا، تو میں آج آپ کو بتا رہی ہوں کہ آج پی ڈی ایم قائم و دائم ہوتی. لیکن پی ڈی ایم کا پرپز تھا اداروں پر تنقید کرنا، اداروں
اداروں کو ملائن کرنا, उनको अंडर प्रेशर लेकर आना और अपनी आल बचाओ माल बचाओ करप्शन बचाओ, इसीलिए पीडीएम नाकाम हो गई. अब आप आ जाएं इकोनॉमी के ऊपर. देखें, इकोनॉमी के ऊपर फैक्ट फजिंग के ऊपर, जिनको आपको भी पता है मुझे भी पता है, आईएमएफ ने किनको किया था, जुर्माना किया था. और हम क्यों करेंगे फैक्ट फजिंग और हम क्यों ऐसे शुमारी देंगे? इनकी सियासत बेसिकली शुरू होती थी गरीदा ग्रोथ से. हम कोई भी फिगर उठाते थे ना, हम कहते थे एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हम कहते थे रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, हम कहते थे स्टॉक मार्केट परफॉर्म करिए, हम कोई भी चीज उठाते थे ना तो हमें एक ही बात की जाती थी, ग्रोथ तो आपकी नेगेटिव में चली जाएगी, ग्रोथ तो आपकी 1.5 आ रही है. अब रीजन ये है, जब ये बात कर रहे हैं तो इन्हें ये देखें कि जीडीपी मतलब स्कूल करना पड़े हमें, अपने पॉलिटिशियंस को भी और लोगों को भी हमें ये समझाना पड़े कि जीडीपी किस पे कैलकुलेट हुई, एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्रीज के ऊपर और सर्विस सेक्टर के ऊपर. जब आपके एग्रीकल्चर के अंदर आपकी 6 क्रॉप्स ने परफॉर्म करना शुरू किया, जब आपके किसान को 1100 अरब रूरल इकोनॉमी में मिला, जब आपकी इंडस्ट्रीज में लार्ज स्केल इंडस्ट्री ने परफॉर्म करना शुरू किया, आपके टेक्सटाइल सेक्टर ने, आपकी यूरिया, आपके फर्टिलाइजर्स, आपके फार्मा सेक्टर्स ने, आपके केमिकल के सेक्टर्स ने, आपके ऑटो के सेक्टर्स ने, आपकी चीजों ने परफॉर्मेंस शो की, तो आपने 10 सालों के बाद आपकी एक चीज 9% ग्रो कर रही है. वो ये फिगर बताता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है. इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है लोगों को रोजगार मिलेगा. आप देखें, मोबाइल आपके यहाँ मैन्युफैक्चर होना शुरू हो रहे हैं, ऑटो पार्ट्स की यहाँ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो रही है, कार्स की यहाँ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो रही है, ट्रैक्टर्स हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं, हम 2 to 3 व्हीलर्स की एक्सपोर्ट पॉलिसी लेकर आ रहे हैं. चीजें डिफरेंट हैं. और तो यानी कि आप कह रही हैं कि जो बजट आने वाला है 11 जून को वो अवाम दोस्त बजट होगा. इन शॉर्ट अवाम दोस्त बजट होगा, टैक्स फ्री बजट होगा और सिर्फ अवाम के रिलीफ के लिए होगा. क्योंकि हम चीजों को ठीक कर चुके, अब उसके सारे समरात अवाम तक पहुंचा रहे. लेकिन ऑपोजिशन एक तो प्री बजट सेमिनार करने जा रही है, नून लीग अभी परसों तरसों करने जा रही है, ताकि वो कहती है कि जी हम आपको एक्सपोज करेंगे कि आपका बजट कितना अवाम दुश्मन है. बिलावल भुट्टो साहब ने आज मुआशी टेम्परिंग का इल्जाम लगा दिया. शैल रज़ा साहिबा, आपने तफसील से सुन लिया आलिया हमजा साहिबा को, इनकी बड़ी ग्रिप है इस इकोनॉमिक अफेयर्स के मामलात पे. उन्होंने सब तफसील से बता दिया कि जी कहां से ग्रोथ निकल के सामने आ रही है. इसके बावजूद आप लोग क्यों नहीं मान रहे और क्यों कह रहे हैं कि जी मुआशी टेम्परिंग कर रही है गवर्नमेंट? सबसे पहले तो मैं नहीं कहूँ कि पीडीएम को बने हुए साल भी नहीं हुआ. पीडीएम मैं सेकंड करूंगी राना तनवीर साहब की बात को कि आप खुशकिस्मत थे कि हमें मालूम था कि आप किस तरह से लाए गए हैं हुकूमत में, लेकिन हमने कहा कि कदम बढ़ाओ इमरान और आइए चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, ये सब हमने आपसे कहा, लेकिन आपने जरा ज्यादा गरूर में थे. लेकिन जब हमने ये देखा कि दवाएं 400% महंगी और आपका मिनिस्टर पार्टी में आला मुकाम वाले चीनी जो है वो उसमें से भी आपका मिनिस्टर निकले, आप मिनिस्ट्री बदल दे, आटे में आपके लोग निकले, जमीन के कब्जे में आपके लोग निकले, पेट्रोल के प्राइसेस, पेट्रोलियम के मसाइल में आपके लोग निकले, तो पीडीएम बनी ठीक है. वो उसमें शैला साहिबा की आवाज बढ़ा दीजिए. वो आपको यहाँ तक ले आई कि आपके वजीर दाखिला ने कहा कि 13 लोग बिके, उनसे आपने जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया. ये आप पीडीएम की बात एक साइड हो गई. लेकिन अब मैं आपसे जो बात कर रही हूँ ये कर रही हूँ कि आप जो हमेशा बच्चा की नवीद दे रही हैं, सब कर रही हैं, तो 2018 जून में जो एम्प्लॉयमेंट रेट था वो 6.2 था. आज की तारीख में जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो 15, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 6.2 था. आज की तारीख में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, बेरोजगारी की जो सतह है वो 15.6 क्रॉस कर चुकी है. आज 49% गुर्बत बढ़ चुकी है. स्टेटमेंट ने हर दफा ये बयान दिया है कि हमने जो भी माशी पॉलिसीज दी उससे मिडिल क्लास खत्म हो गई है. आप ये कह रही हैं कि हम सब कुछ बहुत अच्छा करने जा रहे हैं. मैंने आपको अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बता दिया. इसके साथ मैं आपको आज के अखबार की ये रिपोर्ट सुना रही हूँ. टैक्स हदफ हासिल करने के लिए एक माह में 790 अरब रुपए दरकार है. एफबीआर ने रवा माली साल में जो टैक्स जमा किया है उसमें हम ये बता रही हूँ कि इनकम टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी के अहदाफ हासिल करने में भी एफबीआर नाकाम रहा है.
तो दूसरे जो, अब मैं आपको और बात बता रही हूँ, देखिए मैं आपकी बहुत अच्छी गिरफ्त होगी, मेरी नहीं, मैं अखबार से और जो स्टेट बैंक से और इधर से आती हैं बातें उनको पढ़ती हूँ। सरमायाकारी जो है आपके यहाँ तीसरे साल भी जवाल पजीर है। इस वक्त जो हमारे बजट का जो इकोनॉमिक वॉल्यूम है परसेंटेज के एतबार से, उसमें भी बजट का जो रेशो है वो अपने एनुअल टारगेट को टच नहीं कर सका है। और नेशनल जो अकाउंट्स कमेटी है वो ये बता रही है कि जीडीपी के लिहाज से सरमायाकारी का तनासुब 15.2% कम हो गया है। अब आप मुझे बता दें कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो दुगनी से ज्यादा हो गई, गुर्बत पहले से ज्यादा बढ़ गई, सरमाया तीसरे साल भी उसके अशारिये ज़वाल पजीर है, नेशनल अकाउंट्स कमेटी रिपोर्ट दे रही है। तो मैं जो है होगा तो वो जो है ना, एक शेर के मुद्दतें हो गई हैं अर्ज तमन्ना करते, अब मुझे वादा फर्दा पे ना टाला जाए। तो ये तीसरा साल है, इस पे भी मैं अगर गा सुन रही हूँ। और फेटअप से भी आप फेटअप में भी जब आप गए तो आप ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकले, और तजिया निगारों ने कहा कि तीसरे साल में ऑपोजिशन पे मलबा गिराना सही नहीं है। तो ये सारी चीजें, और जो मेरे चेयरमैन ने कहा कि ये फजिंग कर रहे हैं, तो उसकी भी सीधी बात सामने आई है कि इन्होंने कहा कि ये 2000, अभी आलिया कहेंगे आप ग्लासेस ना लगाएं, मजबूरी है, एज का तकाजा है। देखिए आपने ये कहा कि आपने 2017 के जो सेंसस हैं उसकी मर्दमशुमारी जो है, जिसके हिसाब से जो हमारी आबादी है वो 20 करोड़ 7,68,000 मिलियन, 20 करोड़ जब मैंने कह दिया तो मिलियन नहीं कहना चाहिए, तो 20 करोड़ 7,68,000 है। आपने कहा कि हमने फीकस आमदनी इसके हिसाब से लगाई है। अगर आप फीकस आमदनी इसके हिसाब से लगा रही हैं और आप ये दावा कर रही हैं कि हमने 13.4% इजाफा किया है, तो फीकस आमदनी जो है वो $1,543 बनती है। तो अगर आप फिर ये आबादी देखती हैं कि 20 करोड़ 7,68,000, तो ये इसको मैच नहीं करती है। ये आपकी मैच करती है 19 करोड़ 7,30,000। ठीक है। इसका मतलब है कि आपने फजिंग की है और आपने कहा कि हमने 2017 के सेंसस को फोकस किया है। तो देखिए थोड़े बहुत तो अगर आपके अशारिये बिल्कुल सही है तो थोड़े बहुत तो अशारिये हमारे भी है ना, थोड़े बहुत तो अक्लमंद हम भी है, वरना आप हमारे 2 मिनिस्टर ना लेती। अच्छा, इसका जवाब देने के लिए आलिया हमजा मलिक साहिबा जो है बिल्कुल बेचैन हो रही हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद राना तनवीर हुसैन साहब से भी सवाल करेंगे। आलिया हमजा मलिक साहिबा भी मौजूद हैं, शहजादा रजा साहिबा भी हमारे साथ हैं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राना तनवीर हुसैन साहब, आपसे भी जरा मैं इनपुट लेना चाहूंगी। आलिया साहिबा ने बड़ी तफसील के साथ, फिगर्स के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो है कोट कर दिया, आप इस पे क्या कहते हैं, नंबर 1? और दूसरा, पीपल्स पार्टी के बगैर आपकी पार्लियामान के बाहर सियासत और पार्लियामान के बाहर मज़ाहिमत कितनी कामयाब हो जाएगी? ये जो फिगर दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये इसी तरह ये एक है जो इनका चल रहा है 3 साल से, एक झूठ पे मबनी बातें, सारा दिन ये तर्जमान कोई 50 के करीब पता नहीं कितने तर्जमान हैं, बस शुरू हो जाते हैं। इनको आते ही यही है कि सारा दिन हम एक चीज पे शोर करें, इनको कोई चीज मिलती है वहां पे ब्रीफिंग और ये शुरू हो जाते हैं। फिर मैं आपको बताऊं, जब 2018 में हमने इनको 4,000 के करीब रेवेन्यू दिया था, 4,000, और वहां से इन्होंने ये कहा था कि हम 8,000 से लेके जाएंगे इसको, और हमें जो जब मिला था उस वक्त 17 या 1900 के करीब था जब 2013 में, तो हमने डबल किया उसको। और जीडीपी जो हमारी थी वो 5.8 थी, जिसको ये कहते हैं कि जी देखें ये पता नहीं क्या कहते थे, 5.8 सारे सबको पता 5.8 थी, हमारा ज्यादा टारगेट था लेकिन वो 5.8 अचीव हुआ। अब बीच में धरने भी हुए, सब कुछ होता रहा। फिर हमारे जो रिजर्व्स थे वो 23 बिलियन के थे डॉलर के। इस तरह जो स्टॉक एक्सचेंज थी वो 53,000 के हम लेके गए उसको। जो इन्फ्लेशन था वो 4% था जो हमने इनको पास ऑन किया। अभी इसमें मैं चला जाऊंगा, जिस तरह ये बात कर रहे हैं कि जी एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्रैक्टर पहले भी एक्सपोर्ट होते थे, पहले भी
सरप्लस वीट थी उसको हम एक्सपोर्ट करते थे। इनकी जो पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी थी उसमें वो ऐसा बूस्ट आया था कि उस पर एक्सपोर्ट चली गई थी। तो जब 2008 से 13 तक, तो मैं उस वक्त समझता हूँ कि ये चीजें बेहतर थी। एक वीक एरिया था जिसको हम मानते हैं कि जी वो एक्सपोर्ट में थोड़ा सा वीक एरिया था, जिसको ये भी ठीक नहीं कर सके। इन्होंने बहुत ज्यादा इंसेंटिव दिए हैं, बहुत ज्यादा उसमें चीजें चल रही हैं, टेक्सटाइल वालों को भी और बहुत सारी चीजें की। लेकिन राणा साहब आलिया साहिबा ने जिस तरह बताया, और पीटीआई गवर्नमेंट का यही जो है, जो उनका आर्गुमेंट है वो इसी पे बेस करता है कि जी आपके 4 सेक्टर्स हैं, जिसमें से खासतौर पर एग्री का सेक्टर, और एग्री के सेक्टर में आपकी 6 क्रॉप्स की प्रोडक्शन बहुत अच्छी हुई है, उसके फिगर्स सबके सामने हैं। मैं उस पे अगर आऊँ, मैं आप बताने लगा हूँ कि जो वीट की बात करते हैं ये जी, आप मुझे बताएं कि वीट जो है वो आपके अगर देखें इसके इनकी वीट का, तो इन्होंने जिस तरह तमाशा लगाया है वो किसानों के घरों में घुस गए हैं। लोगों के छोटे छोटे गरीब लोगों के जो किसान होते हैं 2-2 4-4 एकड़ के, जो खाने के लिए भी गंदम लागते थे, वो भी उठा के ले गए। इन्होंने आड़तियों से गंदम उठा ली, इन्होंने फैक्ट्रियों से गंदम जो मिले हैं उससे उठा ली। ये मैं पंजाब की बात कर, और वहां पे इन्होंने टारगेट कहा कि हमने पूरा कर लिया। तो मैं समझता हूँ कि आज भी हालात ये हैं कि गंदम का आटा जो है वो मेरा 1200 पे थैला पहुंचा हुआ है। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। मैं नहीं समझता कि किसी चीनी की कीमत देख लें, अभी शैला राजा साहबा ने बताया कि कोई चीज बताए कोई बेहतरी आई है उसमें। ठीक, क्या बिजली का बिल इन्होंने बिजली के रेट 6 दफा नहीं बढ़ाए? क्या इन्होंने पेट्रोल, बाकी रहे स्कैंडल, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में स्कैंडल, दवाई में स्कैंडल, वीट में स्कैंडल, चीनी में स्कैंडल, हर चीज में वहां ये ऐसे रिंग रोड में स्कैंडल। कोई चीज ऐसी है जो इन्होंने छोड़ी है जहां इन्होंने अपने नहीं लगाए ठीक, और दिहाड़ियां नहीं लगाई, और जो दिहाड़ी लगा लेते हैं उसको फारिग कर देते हैं। नदीम बाबर को इन्होंने फारिग किया, इन्होंने वो डॉक्टर जफर मिर्जा साहब थे शायद, उनको फारिग किया, अमर क्यानी को फारिग किया, जहांगीर तरीन को फारिग किया, फिर सूफी बुखारी को फारिग किया। पता नहीं कई लोग फारिग, वो कहता है जो ले रहा है अपना अपना हिस्सा ले रहा है वो निकलता जाए, दूसरे को मौका दे, और फिर और बंदे लगा देते हैं ताकि कोई और मौका ले ले। तो मैं समझता हूँ इनकी जो इस वक्त हालत है पाकिस्तान की, वो कहते हैं जी 3 साल में तो हमने बस अब समझा तो अब हम ठीक कर देंगे। खुदा के लिए पहले आप 90 दिनों में ठीक कर रहे थे, फिर आपने 3 महीनों में ठीक कर रहे थे, 6 महीनों में ठीक कर रहे थे, फिर 7 ठीक कर रहे थे, 2 साल में कर रहे थे, फिर 3 साल में कर रहे थे। अब ये कहते हैं हम 5 साल, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी पिटीशन है, ये कहेंगे नहीं हमें 5 साल और दे, हम ठीक करेंगे। इन 5 सालों में तुम्हें सीखा है, अब तो हमें पता चला किस तरह हमने ठीक करना है। वो तो पहले क्लेम कर रहे हैं, गवर्नमेंट तो पहले क्लेम कर रही है कि अगले 5 साल भी हमारे हैं, अगले 5 साल भी हम हुकूमत करेंगे। इनको गरीदा कैंडिडेट नहीं मिलने, मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी जमानत जब्त हो जानी है। आप इलेक्शन तो आने दें, अगर इनको इतना है तो इलेक्शन सुबह करा लेना। अभी कल जिमनी इलेक्शन हुए हैं, कभी ये भी हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट भी हो और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी आपकी हो और आपका ये हशर हो जाए। वो आपकी अपनी सीटें थी ना, वो आपकी अपनी सीटें थी जिन्होंने, जो आपने रिटेन की हैं। अच्छा चले मुझे गवर्नमेंट पंजाब की दे दे, इनको कहें कि अपनी सीट से इस्तीफा देके इलेक्शन लड़े, जे अगर जीत गया तो मुझे पकड़ ले। ये क्या बात आप टेम्परिंग करेंगे, आप टेम्परिंग करवाएंगे राणा साहब, आप ऐसे नहीं है, आप ऐसे नहीं है। डिलीवर करेंगे, हम गरीदा डिलीवर करेंगे, हमने किया डिलीवर, ये बात तो दुरुस्त है, परफॉर्म किया है। ये बात दुरुस्त है। लोग कहते हैं कि वो जमाना याद करते हैं, पंजाब, वो कहते हैं क्या जमाना था पंजाब में जो इस वक्त गवर्नेंस की सूरत हाल है, तो लोग पुराने दौर को बिल्कुल याद कर रहे हैं। आज मेरी बात सुने, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में दिया है वो नवाज शरीफ साहब ने दिया है, चाहे पोर्ट्स हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, चाहे हाईवेज हो, चाहे मोटरवेज हो, जितनी बिजली के कारखाने लगे हैं उन्होंने लगाए हैं, जिनके ये इफ्तिताह कर रहे हैं, तख्तियां लगा रहे हैं। आलिया साहिबा आपका जवाब देना चाहती है। डैम की बुनियाद तो हमने रखी है, चाहे बामन डैम हो, चाहे बादशाह डैम हो, हमने उनके लिए किया है। 250 बिलियन की हमने जमीन एक्वायर की, 20 बिलियन से स्टार्ट किया, आज तख्तियां ये लगा रहे हैं आके। ठीक है, कोई एक प्रोजेक्ट ले आप। आपकी इन बातों का आलिया साहब जवाब देना चाहती हैं। हाँ जी, राणा साहब अब जरा सुनिएगा, आप कह रहे थे ना स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्म कर रही थी, स्टॉक एक्सचेंज डिक्लाइन कर रही थी। आपने हाईएस्ट फिगर तो दे दिया कि आप एक दफा 153,000 पर पहुंच गए, और जब आप छोड़ कर गए तो उस वक्त स्टॉक मार्केट वर्स्ट इन द होल रीजन थी, और ये ब्लूमबर्ग आपको बता रहा है, और आज दैट इज बेस्ट इन द रीजन और पूरे वर्ल्ड के अंदर ऑन द नंबर 3 है। फिर आपने बात की टैक्स की, बात की आपने
आप तो टैक्स जो हाईएस्ट भी आपने दिया वो 3,751 था। आज तो हम अपना 4,100 हम उससे ऊपर जा रहे हैं। और हम तो ये हमने कोई इस तरह से नहीं किया कि हमने इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी दी कि बाहर से आता जाए और टैक्स कलेक्ट करते जाओ, तो हमने तो कुछ ऐसा नहीं किया। फिर आपने कहा जी एक एक्सपोर्ट की बात है, एक्सपोर्ट तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत जिसे आप इतना बुरा कहते थे $25 बिलियन पर गई और आप तो 21.5 बिलियन डॉलर पर छोड़ के गए। फिर आप लोगों ने बात की, मुझे ये समझ में नहीं आती कि जीडीपी आप लोगों के लिए वही था सारा कुछ। जीडीपी के साथ आपके रिजर्व्स कितने थे जब आप छोड़ के गए? वंस अपॉन अ टाइम 5 सालों में एक दफा जब स्टार्ट में आपके पास कुछ रिजर्व होंगे, जब छोड़े तो 7 से 9 बिलियन डॉलर के दरमियान आपके रिजर्व थे। ये मुल्क चलाने के लिए 2 हफ्ते के रिजर्व नहीं थे। और इस मुल्क के ऊपर आप ये कह रहे हैं ना करंट अकाउंट खसारा कितना था, $20 बिलियन का खसारा छोड़ के गए, जो आज खसारा सरप्लस में जा रहे हैं $1 बिलियन का। आप जो छोड़ के गए थे ना, यहां पर जो दूध और शहद की आप लोग नहरें वो करके गए थे, सबसे बड़ा तिजारती खसारा 3 गुना था आपकी इंपोर्ट आपकी एक्सपोर्ट का। यानी कोई भी मुल्क ऐसे नहीं चल सकता था। आप जिस एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, अगर वो एग्रीकल्चर इतनी अच्छी होती तो आप ये अंदाजा कर ले, गंदम आप तबाह करके गए, गन्ने क्या आप क्या हाल करके गए, और चावल की फसल, मकई की फसल। आज आईटी के सेक्टर का मैं अगर कंपैरिजन करूं तो आईटी का सेक्टर आप $1 बिलियन पर मंथ पर छोड़ के गए थे, आज वो $2 बिलियन पर मंथ क्रॉस कर चुका है। आपने जो ये बात करते ना तख्तियां लगाते हैं, वही हम कहते हैं कभी तो आप पाकिस्तान बनने का भी क्रेडिट ले लेंगे, तख्तियां आप जरूर लगाते हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि इस डैम के लिए आपने अपने आखिरी बजट में क्या रखा था? 300 अरब का डैम बनना है, आपने तो उसके लिए 3 अरब नहीं रखा हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करते हैं, हर इंफ्रास्ट्रक्चर एक जो सड़क बनी है ना, क्यों आप इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे जाते थे? इसलिए जाते थे कि वहां से किकबैक्स मिलने थे, वहां से मनी लॉन्ड्रिंग होनी थी। लेकिन आपकी इतला के लिए ना सिर्फ हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, उसके साथ साथ हमने इन 3 सालों में आपसे ज्यादा सड़कें बनाई हैं। आलिया हमजा साहिबा, एक छोटी सी ब्रेक के लिए आपको इंटरप्ट करूंगी। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं, आलिया साहिबा का जवाब कंटिन्यू करवाते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब आप आ जाए पंजाब हुकूमत के ऊपर। पंजाब हुकूमत के ऊपर पहली दफा जनूबी पंजाब में काम हो रहा है, पहली दफा 12 नई यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, 12 नए अस्पताल बन रहे हैं, लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है, 1100 रुपए रूरल इकोनॉमी के अंदर जा रहे हैं। आप कहते हैं ना दवाइयां महंगी हो गई, एक ले लेते हैं, एक चल जाता है कि इसने कहा और वो चलते चलते बात चलती है। मेरे पास प्रॉपर डेटा है, तकरीबन कोई 800 दवाइयां जो एक आम बंदा यूज करता है उनकी प्राइसेस में कमी आई है। फिर बात की फीकस आमदनी के ऊपर, फीकस आमदनी के ऊपर मुझे भी बहुत खरीदा, मुझे बहुत हंसी आती है, इसलिए कि वो जो इनकी थी ना डारनॉमिक्स जिसको ये बोलते थे, उसको IMF फजिंग कहता था। इनके अभी हम पे IMF बैन लगाने लगा था, अभी जो नई रिपोर्ट आई थी, क्योंकि हमने जो इनके दौर का डेटा जमा कराया था उसके अंदर फैक्ट। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब, सिर्फ एक सेकेंड। इनसे बेसिकली देखे ये लोग जो चलते थे ना, इनसे ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे कि वो हुकूमत, यानी जब आपको ये कह रहे हो कि PIA स्टील मिल के साथ PIA आप मुफ्त ले लें, ये कह रहे हो कि आप आते ही IMF के पास क्यों नहीं चले गए। इनको ये जो बारूदी सिरंगे बिछाकर गए थे ना, इनको तो ये डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा कि इकोनॉमी के हालात ये हो गए। अच्छा लास्ट एक सेकेंड, इन्होंने बात की अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, इन्होंने बात की फीकस आमदनी के ऊपर। मुझे एक बात बता दें, जब आप फीकस आमदनी के ऊपर बात कर रहे होते हैं, चले जी आपने एक पकड़ लिया कि एक बंदे ने एक बात की कि जी हमने जो लिया था, पॉपुलेशन ली थी वो पुरानी ली थी। क्या आपने डॉलर रेट का फर्क देखा था कि डॉलर रेट का उस वक्त क्या फर्क था और अब डॉलर रेट का क्या फर्क है? उसका फर्क भी तो आप निकालती ना। जब फीकस आमदनी बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि लोगों की बाइंग पावर बढ़ रही है। दैट इज अ सिंपल कैलकुलेशन। ये वही बात हो गई जो आज भी एक वजीर ने कहा है कि महंगाई बढ़ रही है तो लोगों की कुव्वत खरीद भी बढ़ रही है। एक और चीज, वही बात कर रहे हैं आप, बाइंग पावर बढ़ रही है लोगों की, महंगाई बढ़ रही है बट बाइंग पावर, परचेजिंग पावर बढ़ रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, UNDP की रिपोर्ट ये कह रही है ह्यूमन डेवलपमेंट पे सबसे ज्यादा काम हो रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या मतलब है? लोगों के लिए खर्च हो रहे हैं। और ये कह रही है अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो है ना, ये जाकर ब्यूरो की रिपोर्ट पढ़ा करें। अनएम्प्लॉयमेंट जो कोविड के बाद हुई थी
पंजाब में और बाकी सूबों में 80% लोगों को दोबारा नौकरियां मिल गई हैं, जबकि सिंध के अंदर 30% लोगों को भी नौकरियां नहीं मिली हैं। अच्छा, इसका जवाब शैला साहिबा सिंध का देंगी। नहीं, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि महंगाई, मईशत की सूरत हाल अगर इतनी अच्छी है जितना आप बता रही हैं, तो फिर लोग क्यों परेशान है महंगाई की वजह से? देखिए, मेरी एक बात आपके अपने आदादो शुमार है कि एक दफा फिर 2021 में 11% तक पहुंच गई है महंगाई, जो कि कम करके आप लोग सिंगल रेट में लाने का पिछले साल तक दावा कर रहे थे, अब दोबारा वो डबल डिजिट में चली गई। मैं बिल्कुल आपको इस पे भी एक्सप्लेन करती हूँ। आप ये देखें कि इन्फ्लेशन क्या है। जब मैंने ये बात की थी कि आपकी इंपोर्ट और आपकी एक्सपोर्ट का डिफरेंस, यानी कि जो डॉलर मुल्क से जा रहे थे और जो डॉलर मुल्क के अंदर आ रहे थे, 3 गुना का फर्क था। यानी हम दालें भी बाहर से मंगाते हैं, हमने जो तेल मंगाना है वो भी हम बाहर से मंगाते हैं। हमें एक ऐसी इकोनॉमी दी गई जिसके बाहर से नहीं मंगवाते ना, सिर्फ एक सेकंड, आटा तो हम खुद कफील थे, वीट तो हम खुद कफील थे। आटा तो तबाह इतना ये वीट, और मैंने क्यों कहा कि अब जब बम्पर क्रॉप्स आ रही है, क्यों कहा कि 1100 मुर्गी तो हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करते ना, अंडे हम बाहर से, गर्मियों में भी अंडों की कीमत बढ़ गई, LNG बढ़ गई। मैं यही आपको बता रही हूँ। देखिए, अब अगर उस पे बात, मुझे सिर्फ इन्फ्लेशन पे बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैं आपको बता दूं, बात होती है सप्लाई एंड डिमांड की। कोविड की वजह से जब पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त इन्फ्लेशन रेट, चाहे आप एनर्जी सेक्टर देखें, चाहे आप दालों को देखें, आप बेसिक फूड नेसेसिटीज को देखें, वो 100% से ज्यादा बढ़ रहे हैं। हम बहुत कोशिश करें, और मैं वही आपके तवज्जुह से बताना चाहती हूँ कि ये सारी चीजें, अब हमारा पूरा फोकस है अवाम को रिलीफ देने की तरफ। और जब ये कहती है ना होगा नहीं, ये हो रहा है। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है कि फार्मर जो है आके चली गई है या आ गई है, तब्दीली आ गई है और ये लोगों के लिए आ गई है। ये जो ये है ना, ये इनको समझ ही नहीं आनी। समझ ही नहीं आ रही। शैला साहिबा, राना तनवीर साहब, आपको समझ ही नहीं आ रही और आपको समझ ही नहीं आएगी कि अगले 2 साल में हो क्या जाएगा इस मुल्क के साथ। एक लास्ट चीज ये मैं आपके उससे बता दूं कि अगर इनको ये लग रहा है ना, तो ये अगली ये हुकूमत तो हम पूरी इंशाल्लाह करेंगे, और उससे अगली, और थैंक्स टू अपोजिशन की हुकूमत आप पूरी करेंगे। जब तक खान साहब की जिंदगी है ना, वही वजीर आजम रहेंगे। ये लोग बिल्कुल भूल जाए, क्योंकि अवाम के लिए जो कुछ जब तक इमरान खान साहब की जिंदगी है, वो ताहयात वजीर आजम रहेंगे, पाकिस्तान के वजीर आजम रहेंगे। और हम बिल्कुल इस तरह नहीं करेंगे कि हम कभी किसी का गरीबान पकड़ेंगे और बाद में पकड़ेंगे, लेकिन हम अवाम के लिए आएंगे और अवाम। शैला साहिबा, आपके पास आती हूँ, लेकिन राना साहब एक जरा जवाब इसका तो दे दे कि जब तक वजीर आजम इमरान खान साहब हैं ताहयात, वो इस मुल्क के वजीर आजम रहेंगे। जरा क्विकली, फिर मैं शैला साहब। जब तक वो जिंदा है, इन्होंने कहा जब तक वो जिंदा है वो इस मुल्क के वजीर आज़म रहेंगे। अब मैं इसका क्या जवाब दूंगा, मुझे नहीं, आप उनकी लंबी उम्र की दुआ तो करेंगे ना राना साहब, आप उनकी लंबी उम्र की दुआ तो करेंगे। वो तो दुश्मन के लिए भी हम करते हैं। उम्र की खिजरे, उम्र खिजर लगे उनको, और पाकिस्तान की जान छोड़ दे, बस ये है। अच्छा, पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान उनकी वजह से राइज कर रहा है। वो ही इज द ट्रू एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। उनके नाम में, मतलब वो पॉलिटिकल डिस्कशन ही, बिकॉज दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग डिस्कशन फॉर मी। राना साहब लाजवाब हो गए आपकी इस बात से कि इमरान खान ताहयात वजीर आजम रहेंगे। शैला साहिबा, आप बता दें मुझे, खान साहब ताहयात वजीर आजम रहेंगे पाकिस्तान के? देखिए, हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश का दम निकले। बात यही है कि इसी तरह की स्टेटमेंट्स के लिए जो है वो शायरों ने मुख्तलिफ मौक़ों पे ये कहा है कि तुमसे पहले भी जो शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था, या ये कि ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। तो ये सारी बातें इसी तरह के लोगों के लिए जो डेली वेजेस पे ये समझते हैं कि हम 1 घंटे के लिए प्रोग्राम में आएंगे, सब अच्छा कह के लंबी बात करके। लेकिन उनकी बात तो दुरुस्त लगती है ना कि 3 साल से कितनी कोशिश आप लोगों ने नहीं कर ली, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं ना, अब हम मुसल्लह तो है नहीं, अब हम जो है अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, कोई स्ट्रगल कर सकते हैं, हम अपनी आवाज हर चीज पे बुलंद कर रहे हैं, चाहे हमारे जर्नलिस्ट के साथ जुल्म हो, चाहे सिंध का पानी बंद किया जा रहा हो, जिसके जवाब में एक पुरानी स्पीच जो है नादिर मक्सी की दिखाई जा रही हो कि उस वक्त पानी बंद नहीं था। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये इनके जितने इशारे हैं, जितने दावे हैं, जितने रोजगार की इन्होंने बातें की हैं, जो दूध शहद की नहरें हैं,
इनसे मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या आम आवाम इससे मुत्तफिक है? मैं और राना तनवीर को तो समझ नहीं आ रहा, हम लोग जाहिल हैं। वो कह रहे हैं आपको समझ भी नहीं आएगा और आवाम को रिलीफ मिल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी जिस तरह जीडीपी से परेशान, मैंने कहा है कि गा का मुझे नहीं मालूम, अब तक जो ये सुना चुके हैं राग जो पहले सुनाए थे उसका अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला। आज जो है हम पहले से ज्यादा महफूज हैं। आज एक रिपोर्ट सेनेट में जमा कराई है शौकत तरीन साहब ने, जिसमें शौकत तरीन साहब ने जिसमें बताया गया है कि इस हुकूमत ने कितना कर्जा लिया और 45,000 बिलियन डॉलर की अदायगी करनी पड़ रही है, क्या तरीक़ाकार था। और ये कोई ऐसी बात तो नहीं है, उन्होंने आते ही कहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा, फिर उन्होंने शाहजेब के प्रोग्राम में कहा कि हुकूमत की पॉलिसी सही नहीं थी और आइंदा के 4 साल भी बहुत मुश्किल है। तो ये सारी बातें जो है अगर आप यहाँ पे आके टाइम किल करने के लिए लंबी लंबी बातें कर लेंगे, इससे अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला है। रिलीफ मिला है खान साहब के दाएं बाएं वालों को, रिलीफ मिला है इनके मिनिस्टर्स को। अगर ये आज ये जो बातें हो रही हैं कि हम एक ज़राई मुल्क होते हुए भी हम मसाइल का शिकार हैं, उसकी वजह भी यही है कि इन्होंने हाउसिंग सोसाइटीज के रुझान को परवान चढ़ाया है। जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज थी उनके लिए रातों रात एक ऑर्डिनेंस आया कि 2% उन्हें जुर्माना देकर रेगुलराइज किया जाए। फिर उसके बाद जाके ये रिंग रोड के कारनामे आए जिसमें जुल्फी बुखारी चले गए। लेकिन अभी गुलाम सरवर साहब यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने पहले अवाम को गैस के बिलों में चूना लगाया था, फिर उसके बाद PIA का भट्टा बिठाया और अब उनके बेटे और भांजे नवा सिटी में इस रिंग रोड में है। क्या कार्रवाई है सिवाय इसके कि आप आके लंबे लंबे भाषण दें, पहले फिर खवान आए, फिर दूसरे आए, फिर तीसरे आए, फिर इस तरह के 1 घंटे के प्रोग्राम में ये पेपर उठा के ले आए। पेपर जो इन्होंने जो सब फिगर दिया है वो मैं उसे पका के खिला नहीं सकती अपनी फैमिली को। इनकी फिगर से लोगों के यहाँ चूल्हा नहीं जल रहा, गैस तो आती ही नहीं है। और जो 4 पावर हाउसेस बंद होने की रिपोर्ट है, लेकिन इन लोगों के कानों पे चूं नहीं रेंग रही। इस वक्त से गर्म हुआ है, इस वक्त खरीफ की फसल हमारी सफर कर रही है। चावल की फसल को 40%, कपास की फसल को 32% और गन्ने की फसल को 25% पानी की कमी का सामना है। ये कह रहे हैं कि आपके नादिर बख्शी ने ये बयान दिया, भाई वो 2 साल पहले का बयान है, इस तरह नहीं चलेगा। आप इस तरह नहीं करें, आप सिर्फ अवाम के पास जाएं। ये वाले दलाइल जो है ना कि अवाम ने ये खरीदा, ये परवेज मुशर्रफ के भी दलाइल थे कि अवाम ने बहुत सारे जो है वो मोबाइल फोन खरीदे, लेकिन अवाम के पास गंदम नहीं थी, अवाम के पास कुव्वत खरीद नहीं थी। आप जो है 45% गुर्बत बढ़ा के कह रहे हैं हमने सब अच्छा कर दिया। अच्छा शहला साहिबा, टाइम कोविड आया है, 1 मिनट आखिरी बात कर रही हूँ मैं। जब कोविड आया है तो मार्च का आखिर था, मार्च के 7 तारीख को आपकी एक्सपोर्ट जो थी 3.45% पे आ चुकी थी और आप GDP 1.9 पे लाए थे और आपने झूठ बोला था एक और GDP का। फिर जो है GDP जो है वो जो है नेगेटिव हुई, जो 1952 में हुई थी। मुल्क में 2 जंगें लगी नहीं हुई, सैलाब आए नहीं हुई, इतनी दहशत गर्दी हुई नहीं हुई। तो ये आप शैला साहिबा, टाइम प्रोग्राम का खत्म हो रहा है, लेकिन आलिया साहिबा इसका जवाब देना चाहते हैं क्विकली और फिर मैं लास्ट कमेंट लूंगी राना तनवीर साहब का। आलिया साहिबा, पूरी दुनिया की GDP नेगेटिव में जा रही है, पाकिस्तान की GDP 4% पे आ रही है, खुश होना चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि इनका क्या है। अच्छा, जो पानी चोरी का बताया, सखर और लोरी के दरमियान पानी चोरी हो रहा है सिंध में और वहाँ जमीन है फरियाल अद्दी साहिबा की, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बता रही हूँ कि ये लोग खुद पानी चोरी कर रहे हैं और पंजाब पर इल्जाम लगा रहे हैं। हमने कहा इंडिपेंडेंट लोग लेकर आए और आकर चेक कर लें। ये जब बात करती है ना हमारे वुज़रा फलाना, इन्होंने अभी लेटेस्ट प्ली बार किया, आपको पता चले मलिक रियाज साहब के लोगों ने, बिलावल भुट्टो साहब के वालिद साहब ने, आसिफ जरदारी साहब ने और उनके फ्रंटमैन ने 300 अरब रुपए का। फिर ये बता रही थी ना जिम्मेदारों की बात करी थी, बिलावल हाउस तो बनाकर ही मलिक रियाज ने दिए इन लोगों को और सिंध के लोग आज तड़प रहे हैं कि मलिक रियाज साहब के साथ मिलकर आप उनकी जमीनों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। फिर आप आज जब आप लोग ये बात करते हैं ना सिंध के लोगों का खून चूस के आप आम आवाम की बात करती हैं, तो सिंध के लोगों का खून चूस
उसके तो आपने पापड़ वाला के अकाउंट में और जाली बैंक अकाउंट्स बनाए जिस पर आप लोग टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, कि जरदारी साहब और कोटली बारगेन कर टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। आलिया हमजा साहिबा और शैला साहिबा टाइम बिल्कुल खत्म। राना साहब आप भी कमेंट करना चाहेंगे इस सब डिबेट पे? मैं क्या करूं अब, ये ऐसे इतने झूठ, इतनी गलत बयानी हो रही है कि उसका मैं जवाब, एक रिकॉर्ड की बातें होती हैं, रिकॉर्ड, ये मैं आपको बताऊं, एक सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है अगर कोई चीज इंप्रूव कर रही हो। अगर इकोनॉमी इंप्रूव कर रही है तो हमारे लोग भूख मर रहे हैं, उनको महंगाई की जो वो कोई हाल ही नहीं है। तो ये छोड़े इन बातों को, ये अभी पहले टाइम आने वाला है, पता चल जाएगा जब इलेक्शन होगा, जब हमारा तो खैर जल्दी इलेक्शन आ जाएगा तो इनके वाकई इनकी जुबान पे जब्त हो जानी है। हम भी ये कह रहे हैं टाइम आएगा राज साहब, पता चल जाएगा कौन कितने। और हमारा यहाँ पे टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर हुसैन साहब, आलिया हमजा मलिक साहिबा, शैला रजा साहिबा। आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।